सो ये देखा हमने कितनी तेजी से सारे बच्चे फ्रॉम देयर बर्थ टू 12 इयर्स पहुंच गए। और जब ये 12 इयर्स पहुंचे तो आपने वीडियो में देखा उनकी बातें बढ़ती गई। और हमारे पास मैक्सिमम इस ग्रुप में जो बैठे हुए बच्चे हैं अक्सर 10, 12, 15 साल की उम्र के हैं। ठीक है, जब तो वो छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारी हर बात सुनते हैं और हमारे हर हिसाब से चलते हैं। जैसे ही वो एडोलेसेंट बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें आंसर करना शुरू कर देते हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो उस समय पेरेंट्स को क्या लगता है? शौक लगता है कि जिनको हम अभी सिखा रहे थे उन्होंने हमें बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ शुरू होता है एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत पेरेंट एंग्शियस होना शुरू हो जाता है, पेरेंट परेशान होना शुरू हो जाता है और उसे समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? वी गेट कंफ्यूज्ड। हमें समझ नहीं आती कि सडनली जिनको हम बड़ा कर रहे थे वो सडनली हम पे किस तरह से बाउंस बैक करना शुरू हो गए। तो ये सब चीजें उनकी लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब क्या? उनके फ्रेंड्स, इकट्ठे बैठना, सेल्फी लेना, स्पोर्ट्स, उनकी शूज, उनकी ड्रेसेस, उनकी ट्यूशंस, उनकी क्लासेस, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पेरेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है उनके लिए। उनकी अपनी एक सोच समझ बनना शुरू हो जाती है और उस सोच समझ के तहत वो पेरेंट को कहते हैं कि जो आप कह रहे थे वो सही नहीं था, जो हम कह रहे हैं वो सही है। और फिर उस समय पेरेंट्स आपस में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं और बात करना शुरू हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, हमारा बच्चा हाथ से निकल रहा है। करते हैं ना ऐसी बात, हम एंग्शियस हो जाते हैं। और जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होता है। उन्हें नहीं पता ना कि इस तरह से हो रहा होता है या नहीं हो रहा। कुछ लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एज सून एज वी ग्रो एंड वी मेक फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे सेम एज के लोग हमारे इन्फ्लुएंस में आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत मजा आता है हमें उन लोगों के साथ उठना बैठना और शेयर करना जो हमारी उम्र के होते हैं। और जो हमारी उम्र के होते हैं उन्हें हम पीयर्स कहते हैं, हमारे बराबर के, हमसे 1 साल बड़े 1 साल छोटे, वो हमारे पीयर्स होते हैं। और जो पीयर्स होते हैं वो भी वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो जब वो भी वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें उनकी बात समझ आती है, उनको हमारी, तो उनका इन्फ्लुएंस हम पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो सेल्फीज लेने का मजा, वो शेयरिंग करने का, वो पार्टी पे जाने का, एक जैसी ड्रेस पहनने का, एक जैसी बात करने का मजा हमें पीयर के साथ ज्यादा आता है। इसीलिए पीयर्स का इन्फ्लुएंस हमेशा बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है। 70 to 73% तक बच्चों की लाइफ में पीयर का इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर वो पीयर जिस तरह से कर रहा है बिहेव, जिस तरह से एंजॉय कर रहा है, आपका बच्चा भी वैसा ही करना चाहता है। इसीलिए जब उसे वो इन्वायरमेंट हम नहीं देते हैं तो वो रिटेलिएट करना शुरू करता है। और उस समय हम एक चीज नोट करते हैं कि कहीं ना कहीं इसका पढ़ाई से ध्यान हटके बाकी चीजों पे जा रहा है। फिर आता है मदर का रोल। मदर जो बच्चे के साथ ज्यादा समय तक होती है और मदर के रोल में 30 to 37% बच्चे पे इन्फ्लुएंस रहता है। बच्चे पे मदर का काफी हद तक इन्फ्लुएंस रहता है। और लास्ट होता है फादर का, थोड़ा कम इन्फ्लुएंस, क्योंकि फादर्स बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो हो क्या रहा है, जो वो रिटेलिएट कर रहे हैं, जो वो हमें जवाब दे रहे हैं, जिस वजह से हमें लग रहा है कि वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, हमें शॉक लग रहा है, बेसिकली ऐसा नहीं है। वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो उन्हीं की तरह चाहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल भी बन जाए। ये स्वाभाविक है। हम पे भी हमारे उम्र के लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, ना कि हमसे बड़े या छोटों का। तो उनको मजा आता है। तो इसीलिए वो रिटेलिएशन अगर है, वो पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, एग्जाम्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक नेचुरल सा काम है जो कि हर बच्चा एक टाइम पे करता ही करता है। लेकिन जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो हमारे को एक चीज, हम ऑलमोस्ट हर पेरेंट एक लाइन इस्तेमाल करता है अपने बच्चे को डिस्क्राइब करने के लिए। आप बता सकते हैं वो लाइन क्या होगी?
जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट इस्तेमाल करते थे, अब हम करते हैं, फिर ये भी करेंगे जब इनके बच्चे होंगे। एक लाइन जो हर पेरेंट अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है, मेरा जमाने में आजकल के बच्चे, हमारे पेरेंट बोलते थे, हम भी बोलते हैं, कोई बदल नहीं हो, आगे आने वाले बच्चे बदल गए ना, हम बदले थे ना वो बदले हैं, ये सिर्फ टाइम बदला है। शुरू में हमने कहा था जो बच्चे हैं वो फ्लावर्स हैं, पेरेंट हैं गार्डनर्स हैं, सिर्फ गार्डन्स बदलते हैं, सोसाइटी बदलती है, इन्फ्लुएंसेस बदलते हैं, इश्यूज बदलते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अलग लगते हैं और हमें लगता है कि ये फेलियर की तरफ जा रहे हैं, हम एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि क्या ये कुछ कर पाएंगे लाइफ में, और वही चीज हमें रोज कहीं ना कहीं परेशान करती है और हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं और बच्चों के इश्यूज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बच्चों के इश्यूज को हाईलाइट करें, जो पीछे बैठे हैं आपको कभी नहीं बताएंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, पर क्या हम हाईलाइट करने की कोशिश करें उनके इश्यूज को, करें थोड़ा सा। आजकल के जो बच्चे हैं बड़े यूनिक से कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमें नहीं पता था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ पर होंगे, कहीं अमेरिका में बैठे जिनको हमने देखा भी नहीं होगा और सोशल मीडिया पे वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। पेरेंट्स सोया होता है, बच्चा रात को जाके चैटिंग कर रहा होता है, ठीक है, और इंटरनेट मोबाइल फोन तो नेसेसिटी है ना, उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाले जो बच्चे हैं इनको एक्सपोजर काफी मिला है और अगली आने वाली जनरेशन्स को और मिलेगा, और ये बच्चे स्मार्ट हैं और ये अच्छा है। और ये जो बच्चे हैं जो एक यूनिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, हाईटेक एरा में रहते हैं, जब हम इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, इंडियनाइजेशन या फिर अपनी विलेजाइजेशन, उन चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पेरेंट और बच्चे में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। क्योंकि हम कहते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन आजकल के बच्चे का माहौल समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो फूल किस गार्डन में लग रहे हैं उस गार्डन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत डिफिकल्टीज के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, उनके भी कुछ इश्यूज रहते हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं किए होते हैं, कुछ इमर्जिंग इश्यूज जो हमारे बच्चों को तंग करते हैं और हमें लगता नहीं है कि वो इश्यूज हैं। जब वो स्कूल्स में जाते हैं या आजकल वो पिछले इस साल से नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो कई बार वो अग्रेसिव, इंटीमिडेटिंग, पोस्टरिंग एंड बुलिंग के शिकार रहते हैं। उन्हीं के स्कूल में उनके सीनियर्स, उनके क्लासमेट्स जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो ग्रुप्स में होते हैं, उन्हें बुली करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, उन्हें सोशल इमेज को बनाना इम्पोर्टेंट लगता है। और अगर ये बच्चा अपने पेरेंट के साथ ये शेयर करता है तो पेरेंट कहता है हम सब कुछ तो तुम्हें दे रहे हैं, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम ये नहीं समझते हैं कि उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें मायने रखती हैं। करंटली क्योंकि बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कोई अगर बच्चे को साइबर बुली करता है, उस बच्चे का नाम रख के सोशल मीडिया पे डाल देता है, तो सोशल मीडिया पे जब बच्चों को, एडोलसेंट बच्चों को कमेंट्स आते हैं, वो बहुत डिसहार्टेड फील करते हैं। स्कूल जाते हैं तो फिजिकल फाइट होगा, स्कूल नहीं जाएंगे तो सोशल मीडिया फाइट हो जाएगा। उनको कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इमोशनली उन्हें डिस्टर्ब करेंगे। उनको एक इमेज क्रिएट करनी है, उनको अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, उनको मैचो इमेजेस दिखानी है। क्यों दिखानी है? क्योंकि उन्हें अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ आइडेंटिफाई होना है कि जो तुम करते हो वो मुझे भी करना है।
जब वो नहीं कर पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा कि हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ पढ़े, लेकिन जब बच्चा सोसाइटी में जाता है तो बच्चे के साथ बहुत सारे और ऐसे लोग होते हैं जहाँ हम नहीं होते पर और लोग होते हैं। तो गार्डन बच्चे पे, सोसाइटी बच्चे पे अलग अलग तरीके का इन्फ्लुएंस डाल रही है। तो वो सोसाइटी जब बच्चे पे अलग अलग तरीके का इन्फ्लुएंस डाल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब होता है। हम सब ने अपने बच्चे को फर्स्ट एड बॉक्स को इस्तेमाल करना सिखाया है कि चोट लगती है तो पट्टी कैसे करना है, साफ करना है, सीखा है ना? ऑल ऑफ यू हैव लर्न इट, सीखा है ना? पर किसी पेरेंट ने ये सिखाया अपने बच्चे को कि जब तुम्हें टीचर निग्लेक्ट करती है, क्लास से बाहर निकाल देती है, या फिर जब तुम्हें कोई धक्का मार देता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो तुम्हें क्या करना है? जब तुम अपसेट होते हो तो तुम्हें अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है। और यही बच्चे जब पेरेंट को बताने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, नींद नहीं आ रही, परेशानी हो रही है, तो पेरेंट क्या कहता है? ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। यही बच्चा कहता है टांग में चोट आई तो आप उसकी बैंडेज कर दोगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता कि बच्चा भी एंशियस होता है, बच्चे को भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती है, बच्चे भी इमोशनली ब्लीड करते हैं। तो ये जो गैप हम में और बच्चों में आता है और जो एंजाइटी हम में और बच्चे के बीच में आ जाती है कि हमें लगता है कि ये पढ़ेंगे नहीं, हम उन गैप्स को ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते हैं। स्कूल्स में, स्कूल्स के बाहर, फुटबॉल की टीम में, डांस की क्लास में, जहाँ वो अलग अलग ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वहाँ हम उन्हें ये नहीं सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ डील करना। हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे पास हैं, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम क्या कहते हैं बच्चों को? यू हैव टू ओनली स्टडी स्टडी एंड स्टडी। यहाँ प्रॉब्लम्स हमारी एक मॉडर्न हाईटेक एरा के बच्चे और हम में आनी शुरू हो जाती है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये गैप्स बढ़ते जाते हैं। आती है ऐसी प्रॉब्लम्स? ऐसे तो कर दीजिए, बच्चों में कोई नहीं देख रहा आपको। आती है प्रॉब्लम्स? आती है? स्कूल्स में, स्कूल्स के बिना ऑनलाइन भी आती है ऐसी परेशानियां? आप शेयर नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि घर में कोई समझेगा नहीं। फिर जब एग्जाम्स का प्रेशर आता है तो पढ़ने का मन भी नहीं करता क्योंकि ध्यान कहीं और चला जाता है, into some other emotional problems। तो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम जब तक इन बच्चों को साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे, हम इनकी एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे और खुद भी एंशियस होते रहेंगे। तो नाउ, अभी तक समझ आया व्हाट आई वाज सेइंग? नाउ वी विल टॉक अबाउट कि क्या है ये एंजाइटी और इसे हम किस तरह से संभालेंगे या फिर हम किस तरह से इस एंजाइटी को मैनेज करेंगे। जैसे वो 0 to 12 ईयर हुआ, वो 12 to 20 ईयर्स हो जाएगा, फिर वो 25 हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, और फिर जब उसके अपने बच्चे आएंगे तो फिर ये सब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक लाइफ स्किल है, ये एक स्किल है कि हम इमोशंस को समझें और इमोशंस के साथ डील करने की एक कैपेसिटी को बिल्ड करें या फिर डेवलप करें। एक डिजायर बच्चे में डेवलप करें कि वो बहुत अच्छा कर सके, ना कि एक कंपटीशन डेवलप करें जिसके तहत वो सिर्फ हमसे सिखाए कि वो साथ वाले अंकल के बेटे ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यू विल हैव टू समवेयर इनकलकेट अ इनेट एक डिजायर जिसके तहत वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। अक्सर जब हमें एंजाइटी होती है, जो बच्चे हमारे पीछे बैठे हैं, प्रोबेबली मुझे लग रहा है 5th 6th 7th 5th क्लास से ऊपर ही है अक्सर इधर, तो 5th 6th 7th 8th क्लास के बच्चे जब एंशियस होते हैं और किसी से बात नहीं कर पाते तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। वो शेयर नहीं करते, वो अकेले बैठ जाते हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता। जब इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं
नेक्स्ट कर दीजिए। उस समय बच्चे को अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ डाउट। बच्चे को अपने ऊपर एक शक होना शुरू हो जाता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, और यहीं पे एक डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एक दिन हम गए थे स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए, तो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को बहुत डांट रहे थे, और जब उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा पिछली क्लास तक बहुत अच्छा कर रहा था, उसने अब अच्छा परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो क्या कोई बच्चे का आईक्यू लेवल डाउन होता है एकदम से? साइकोलॉजी कहती है नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है आईक्यू डिक्लाइन नहीं होता है, लेकिन हम उसे वो कल्चर नहीं दे पाते, वो सपोर्ट नहीं दे पाते, तो बच्चे का परफॉर्मेंस कम होना शुरू होता है। आप में से भी बड़े लोग कहते होंगे कि क्लास 4 तक तो बड़ा अच्छा था, क्लास 6 तक तो बड़ा अच्छा था, सडनली अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सडनली कोई नालायक होता? सडनली कोई नालायक होता? एक बार जब गाड़ी चलाने हम सीख लेते तो सीख ही लेते हैं ना, भूलते तो नहीं है? भूलते? तो क्या बच्चा नालायक हो जाता है सडनली? एक डिक्लाइन होना तब शुरू होता है जब बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है और हम उसके इमोशंस को हैंडल या मैनेज नहीं कर पाते हैं। प्रेशर्स इतने बिल्ड कर देते हैं, इतने कंपटीशन में डाल देते हैं कि वो अंडर कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि कहाँ पे उसको ये प्रेशर्स आ रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो मैनेज या काउंटर नहीं कर पा रहा, और बार बार उसके कॉन्फिडेंस को हम एनहांस करें। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रेस करते चलिए। एंजाइटी आती कहाँ से? आगे कर दीजिए, पूरा चला दीजिए, पूरी स्लाइड कर दीजिए। हाँ, एंजाइटी आती कहाँ से? हमने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया तो एक ही बात किया, एंजाइटी एंजाइटी एंड एंजाइटी। एंजाइटी आती कहाँ से है? एक अजीब सी फीलिंग, एक रेस्टलेसनेस, मन नहीं टिकना, जो पेरेंट में अक्सर रहता है बच्चे को जब वो देखते हैं। ये एंजाइटी एक ह्यूमन बिहेवियर है, हम इसे सीख लेते हैं, हम इसे सीख लेते हैं बाकी बिहेवियर्स की तरह, और ये तब आती है जब हमें ये कहा जाता है कि पुट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू अ पर्टिकुलर इवेंट। एक एग्जाम है, उस पर हम इतना जोर डाल देते हैं कि बच्चे के लिए लाइफ डेथ का क्वेश्चन बना देते हैं। जब हम इस तरह की थ्रेटफुल सिचुएशन किसी भी स्टूडेंट के आगे स्कूल में और स्कूल के बाहर क्रिएट करेंगे कि दिस इज द ओनली लाइफ डेथ थिंग फॉर यू, उस बच्चे को एंशियस होने की आदत हो जाएगी। वो बच्चा बार बार उसमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे कि एग्जाम आया, और वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली डाउन होता जाएगा। जो बच्चा मैंने आपको कहा पिछले साल तक अच्छा था, अब वो वैसा नहीं कर पा रहा। जब हम किसी चीज को उसके लिए फाइनल बना देंगे कि तुमने ये कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं यहाँ पे बैठे पेरेंट्स से पूछूं तो शायद उनको अपने 10th क्लास की परसेंटेज भी याद नहीं होगी, लेकिन वही सिमिलर सिचुएशन में जब हम बच्चे को डालते हैं तो उनमें एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, और वो एंजाइटी आती जाती है। अगर किसी समय बच्चे ने एक टेस्ट को फेल कर दिया एज अ मैटर ऑफ चांस, एक टेस्ट को फेल कर दिया या उस टेस्ट में उसको नेगेटिव फीडबैक मिल गया, तो तब हमारे पेरेंट सारे क्या बन जाते हैं? तब हमारे सारे पेरेंट खुद ही टीचर बन जाते हैं, और हर 5 मिनट बाद उसका इवैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं, और हर 5 मिनट बाद कहते हैं तुम्हें याद है ना तुमने पिछली बार क्या किया था, तुम्हें याद है ना क्या हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको याद नहीं दिला रहे हैं, हम उसे बार बार अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। तो हमें दे आर लाइक फ्लावर्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, दे आर लाइक फ्लावर्स, राइट? तो उन फ्लावर्स की पेटल्स को हमें इंजर नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली उनसे डील करना है। फेलियर से वो सीखते हैं, फेलियर उनके लिए थ्रेट्स नहीं बनाना है। दिस विल कम एंड गो, जैसे कोविड आके चला जाएगा ना, रहेगा तो नहीं, चीजें हमेशा तो नहीं रहेंगी, तो दे विल फेल, दे विल कम बैक एंड दे विल परफॉर्म बेटर। तो बार बार उनको एक ही सिचुएशन का एहसास हमें नहीं दिलाना है। हमें ये भूल जाना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हॉलिस्टिक होती है। जितनी साइंस इंपॉर्टेंट है उतनी हिंदी भी
इम्पोर्टेंट है। आप में इतनी कैपेसिटी है, पर हमने टाइम टेबल्स को नहीं फॉलो किया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम एंशियस होना शुरू हो गए। कंडीशन एंजाइटी, कंडीशन एंजाइटी कई बार एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे फैमिलीज में, सिबलिंग्स में, भाई बहनों में कंपैरिजन होते हैं, नेबर्स में कंपैरिजन हो जाते हैं, रिलेटिव्स में कंपैरिजन हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे अक्सर एंशियस रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस डाउन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इरैशनल थिंकिंग, इरैशनल जो हो नहीं सकती, मैं तो फेल हो नहीं सकता या सकती, मुझे कोविड हो नहीं सकता या सकती, राइट। तो जब इरैशनल थिंकिंग एक बिलीफ पे कि हमारे साथ नहीं हो सकता, बाकियों के साथ हो सकता है, तो दैट एक्चुअली लीड्स टू मोर एंड मोर डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस। तो हमें भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को तैयार रखना है। ओवरकमिंग एंजाइटी, इट इज सेड दैट एवरी चाइल्ड हैज इमेंस पोटेंशियल। हर बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हर बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, हर बच्चे में बहुत कैपेसिटी है, लेकिन हम सबके जो अंदर की कैपेसिटी है हमें उसे नर्चर करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक विलेज की बात है, देयर वर 2 बॉयज, राइट। 2 लड़के थे, एक 6 साल का, एक 9 साल का, ठीक है। वो दोनों बच्चे खेलते खेलते अपने विलेज को पार कर गए और दूसरी विलेज में चले गए, वहां पे किसी दरिया की तरफ चले गए और पानी में फंस गए। तो जो 6 साल का था वो पीछे था, पानी के वो पानी के अंदर चला गया और 9 साल वाला बाहर था। उसने चीखना शुरू कर दिया कि मैं फंस गया हूँ पानी में। तो 9 साल वाले ने हल्का फुल्का स्विम करके उसको वो बाहर निकाल के ले आया। कुछ 5 दिन के बाद उनकी पंचायत बैठी विलेज की और वहां पे एक आदमी ने कंप्लेन किया कि ये 2 बच्चे बहुत शरारती हैं और ये बाहर चले गए थे और मैंने इन्हें पानी में देखा। तो पंचायत में किसी ने कमेंट किया कि ये जा ही नहीं सकते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ये पानी की वेव्स के साथ नहीं लड़ सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बच्चों ने बोला कि ये झूठ नहीं है, हम सच में फंस गए थे और हम बाहर निकल आए। तो पेरेंट पंचायत का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग था उसने कहा तुम निकले कैसे? उसने कहा मैंने कोशिश करी क्योंकि मैंने सुना था कि स्विमिंग कैसे करते हैं। तो जब मेरे लिए कंडीशन मुश्किल हुई मैंने फॉलो किया, मैंने अपने दोस्त को लिया और मैं बाहर निकल आया। तो पंचायत का जो बुजुर्ग था उसने बोला ये सच बोल रहे हैं। तो बाकियों ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस लेने के लिए। तो उन्होंने कहा ये सच बोल रहे हैं क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो हम वो कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होता है। तो इस एंजाइटी तो ऐसे ही है ना, किसी के साथ कंपेयर कर दिया, किसी ने हम पे शक कर लिया, हमें खुद पे शक होना शुरू हो गया, तो क्या है हमारे दिमाग की उपज है ना। तो जब 2 बच्चे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, तो क्या हम एंजाइटी के साथ डील नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, अगर हम अपने अंदर पीस रखते हैं, अगर हम अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें हमारे भाई बहनों, कजिन्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, तो क्या हमारा आउटकम पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? अगर हम मान लें कि इंग्लिश में जो इंटेलिजेंट है वो भी इंटेलिजेंट है, मैथ्स के अलावा भी हम किसी और में अच्छा कर सकते हैं, तो क्या हम एग्जाम से डरेंगे? एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक सिस्टम है जिसे हमें क्रॉस करना ही करना है, जिसमें पेरेंट को बच्चे को मोटिवेटेड रखना है, उसके इमोशंस को समझना है और रेगुलर बेसिस पे एक दोस्त की तरह उसके साथ, एक फ्रेंड की तरह उसके साथ इंटरेक्ट करना है, चाहे वो फादर हो या फिर वो मदर हो। कुछ छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज जिसके तहत अभी मैं माइक हैंड ओवर करूंगी, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जिसके तहत हमें ये समझ आएगा कि किस तरह से हम अपने अंदर से पीसफुल हो सकते हैं और हमारा परफॉर्मेंस, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है। ये हमारे बच्चों के लिए। आपको अपनी स्टडी स्किल्स और हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। थोड़ा टाइम, ज़्यादा पढ़ाई, सिर्फ कुछ समय के लिए फोकस बना के रखना है।
अब फोकस किस तरह से ज़्यादा बनाना है, एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे अपने फोकस को एक जगह कैसे रखना है। इम्प्रूव करना है अपने जनरल लाइफस्टाइल को और स्पेसिफिक टाइम टेबल को फॉलो करिए। कभी कभी ऊपर नीचे चलेगा, बट हमेशा उसको अनफॉलो नहीं करना है, एक सिस्टम के तहत चलना है। फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक हम अभी करेंगे। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या था, जो अभी हमने कहानी पढ़ी और वहां पे जो हमारे सरपंच जी ने बोला कि हम कर सकते हैं। जब आप अपने आप को रोज ये कहोगे कि हम कर सकते हैं, तो क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैनेज द टेस्टिंग सिचुएशन। टेस्टिंग सिचुएशन इज लाइक आपके सामने एग्जाम आ गया, कल आज का एग्जाम है, बहुत मुश्किल है। इसे कहने के दो तरीके हैं। द एग्जाम इज वेरी चैलेंजिंग, ठीक, आई कैन नॉट पास द एग्जाम। कौन सा अच्छा है? द एग्जाम इज वेरी चैलेंजिंग, मतलब आप चैलेंज ले रहे हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप कहते हो आई कैन नॉट पास द एग्जाम, तो क्या आप उस टेस्टिंग सिचुएशन को क्रॉस कर पाएंगे? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रॉपर इन व्हाट यू से, योर लैंग्वेज। अगर आप कभी अपने बच्चे को देखते हैं वो एंगर में है, वो रेज में है, गुस्से में है, खुंदक में है, तो अगर आप उसे वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। एक गुस्से में है और एक एडोलेसेंट है जो 11-12 साल का है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आपको उसको उसी तरह से बाउंस बैक नहीं करना है। आपको उसको बहुत तरीके से रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, उसको सुनना है, जो सब वो कहता है उसको समअप करना है। समअप मतलब उसकी समरी करते हैं ना इंग्लिश और हिंदी में, उसकी समरी निकालनी है, उसको सुनाना है और उसे बोलना है कि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तभी वो बच्चा आपकी बात सुनेगा, नहीं तो आपके और आपके बच्चे में रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाएगी। जैसे अक्सर हमने इंडियन फैमिलीज में देखा है, ये प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि बच्चे में और पेरेंट में गैप बहुत होता है। आपको बच्चे को पनिश नहीं करना है, एजुकेट करना है। पनिशिंग से बच्चे कभी इम्प्रूव नहीं होंगे, वो और रिटेलिएट करेंगे, आपसे और पंगे लेंगे। उसके बाद आपको बच्चे की अवेयरनेस बढ़ानी है कि किन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किन चीज़ों के साथ उनको थ्रेट्स मिल सकती हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उनको आपको मना नहीं करना है सोशल मीडिया यूज करने के लिए, आपको उनको बताना है कि इट इज लाइक एक्सप्लॉइटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया विल लीड टू प्रॉब्लम्स। अगर आप अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। उनका इंटरनेट का कनेक्शन या मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं रखना है, पर अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स आपको समझाना है, इंटरनेट का यूसेज समझाना है। आपको अपने बच्चे को कभी शेम या पुट डाउन नहीं करना है। तुझे नहीं आता, तुम नहीं कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आपने जो उनके साथ बिहेवियर रखना है एज एन इंडिविजुअल शुड बी कि आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। उसके बाद उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड बना के रखना है, उनको उनके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के साथ समझना है। एडोलेसेंट बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस। आपको याद करना है कि जब आप 11, 12, 13 इयर्स के थे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान में बदलाव आता है। उनको चेंजेस, वो नेचुरल चेंजेस हैं, दिस इज नथिंग रॉन्ग, तो वो नेचुरल चेंजेस के साथ उनको अकोमोडेट या एडजस्ट करवाना सिखाना है। उसके बाद उनको हेल्प करना है उनके फ्यूचर के पाथवेज को ढूंढने के लिए, एक रास्ता समझने के लिए जिसके तहत उनका फ्यूचर सिर्फ वो नहीं होगा जो हमारे पड़ोसी का बच्चा कर रहा है। फ्यूचर तो कुछ और भी हो सकता है जो अलग होगा और अच्छा होगा। डिफरेंस will lead to something which will also be good. This is not only good, कुछ अलग करने से भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको बच्चे की मदद करनी है। इससे क्या होगा, इन सब प्रैक्टिसेस से जो बच्चे हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है,
ये काम होगी, रिलैक्स्ड होगी, पीसफुल होगी। लेकिन सिंस मैंने आपको बोला कि हम एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्टर लीलचंद से बात करेंगे, जिसके तहत वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप हमेशा पीसफुल रह सकते हैं। आप आराम से बैठिए, जैसे बैठे थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स, एक थोड़ा सा जस्ट कंफर्टेबल हो जाइए। वेरी गुड। अब क्या करना है आपने, अम्बिलिकस, अपने नाभि पता है सबको, नाभि, ठीक है, नाभि को टच करिए, सभी करेंगे प्लीज सर, आप भी करिए सभी। नाभि से 2 फिंगर ऊपर ऐसे अपना हाथ रखेंगे, ये अम्बिलिकस है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और अब आप आंखें बंद करके अपने हाथ नीचे रख लीजिए, साइड पे रख लीजिए, इस जगह पे फोकस करेंगे, ठीक है। हाथ नीचे रख लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज। बिल्कुल अपना फोकस नाभि के थोड़ा सा ऊपर रखिए और फील करिए आप में क्या चेंजेस आएंगे। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी थॉट्स कम हो रही हैं, आप एक काम स्टेट में जाओगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे। Just keep your eyes closed and observe how deep and silent you all are. And this environment we must have in our home always. We must learn it and pass it on to all children so that we can find more peace within us. Being in peace with yourself always, and you will feel better. Take a deep breath and slowly open your eyes.